यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जंग का 24वां दिन। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने कहा दुश्मनों को छोड़कर हॉर्मुज सभी के लिए खुला है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, ईरान ने कहा अमेरिका ईरान को मानचित्र से मिटाने की बात कर रहा है, ये नामुमकिन है। युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बयान। बातचीत में अमेरिका ने हमला किया। ईरान युद्ध पर ट्रंप का नया बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ताकत से ही शांति संभव है। यूएस, इजरायल और ईरान जंग के बीच आज 24 दिन हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर ईरान का बयान। ईरान ने कहा दुश्मनों को छोड़कर हॉर्मुज सभी के लिए खुला है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। यही समझना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि उसने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है, ईरान का नामो निशान खत्म कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो उसे धमकी भी दे रहे हैं कि आपको हॉर्मुज स्ट्रेट खाली करना होगा। आखिर ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? अगर ईरान खत्म हो चुका है तो फिर चेतावनी किस बात की? देखिए, एक चीज़ तो हमें देखना होगा कि ये ईरान और इजरायल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ये लगभग 4 हफ्ता पूरा होने जा रहा है जी। और अभी तक आप देख लीजिए तो किसी भी तरीके का कहीं से कोई न सीज फायर होते हुए दिख रहा है और ना ही कहीं से शांति वार्ता दिख रही है। और ये युद्ध डे बाई डे एस्केलेट होते जा रहा है और इसका आर्थिक प्रभाव विश्वव्यापी पड़ रहा है। और इसका हम सब देख सकते हैं, पूरे चाहे यूरोपियंस नेशन हो या साउथ एशिया का नेशन हो या मिडिल ईस्ट या गल्फ, आप सब जगह देख सकते हैं इस युद्ध के चलते जो एक आम जनता है उसको कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहा। जी मनोज जी, आपके पास आऊंगी। इसी बीच बड़ी जानकारी, लोकसभा में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होगा। मिडिल ईस्ट संकट पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। लोकसभा में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसके लिए समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मनोज जी। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, इसमें हमें ये एक चीज हमें प्रूव हो गया, पूरे विश्व को प्रूव हो गया कि ये बिल्कुल प्रो अमेरिका और एंटी अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ईरान के जो सुप्रीमो है उनका अल्टीमेटम आ रहा है कि हम जो भी मित्र देश हैं उनको हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेंगे और बाकी जो भी हमारे एनिमी है, जो नेशन है, उनके लिए बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये डेडलॉक बढ़ते जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था जिसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है और वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो लगभग पूरे वर्ल्ड को 20% ऑयल और गैस वहीं से सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं जब सही समय पे आपूर्ति नहीं होगा तो ये पूरे विश्व के देशों के लिए एक तरीके का प्रेशर बनेगा और वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि एक तरीके से उनके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए, इवन अमेरिका के अंदर भी जिस तरीके से उनके कैबिनेट्स के लोग, उनके टीम के लोग जिस तरीके से रिजाइन कर रहे हैं और इस युद्ध का जो मोटिव था उस मोटिव को प्राप्त करने का कोई वजह उन्हें दिख नहीं रहा। क्योंकि आप याद कीजिए, जब ये युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका यही बोलता था कि हमें वहां पे रिजीम चेंज करना है और उस रिजीम चेंज के नाम पे उसने खोमनई को एलिमिनेट किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज वहां पे इतने दिनों 4 हफ्ता होने जा रहा है लेकिन युद्ध चल रहा है। नो डाउट एयर अटैक या जिस तरीके से वहां के जो भी रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रॉय अमेरिका और इजरायल कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरीके से प्रेशर में दबते जा रहा है। और जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौती खड़ी हो रही है उस पर अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने जिस प्रकार से गल्फ के नेशन पे अटैक करना शुरू किया है, जिस तरीके से वहाँ के जो रिसोर्स प्लेसेस थे, चाहे उनके टूरिज्म के हो या उनका जो ऑयल फैक्ट्री हो या उनका जो भी स्टोरेज कैपेसिटी था उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उतना ही नहीं, अमेरिका का जो आर्मी बेस है वहाँ पे खास करके गल्फ में, उन सबको निशाना बना रहा है, जिसके चलते अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल फंस चुका है। और मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में जिस तरीके की स्थिति बनते जा रही है, डेडलॉक
अंडरडॉग का पोजीशन और बनेगा, और इसमें विश्व पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और आगे भी होगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। जी मनोज जी, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई, जब उनकी मौत हुई तब कयास लगाए जाने लगे कि शायद अब ये जंग खत्म हो जाएगी या किसी अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग अब बहुत पर्सनल हो चुकी है? क्या ट्रंप की नाक का सवाल है अब ये जंग? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ट्रंप को अगर हमें समझना होगा तो जब से वो सत्ता में आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो आप देख सकती हैं कि उनके एक एक स्टेटमेंट और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति के नाम पे पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो एक तरीके का टैरिफ के नाम पे जो एक ड्रास्टिक चेंज किया, अमेरिका का जो 360 यू टर्न था, वो उससे सारे लगभग विश्व के सारे देश प्रभावित हो रहे थे। और इस बीच में ईरान के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, तो ये ऑब्वियस है कि इसके पहले चूंकि वेनेजुएला में जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लीडर को एक तरीके से किडनैप किया और वहाँ के ऑयल पे कब्जा किया, तो शायद ये कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटालिटी थी, और खास करके जो अमेरिकन आप देख सकते हैं वहाँ पे अमेरिका में भी जो सिटीजन्स है और इवन पॉलिटिकल जो उनके पार्टीज हैं वहाँ पे भी समर्थन इस चीज को लेकर नहीं मिल रहा, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके की जो अटैक किया वो कहीं ना कहीं अमेरिका के का जो एक ऑफिशियल स्टैंड था, उसके वहाँ के जो सिटीजन के वॉइस थे उसके अगेंस्ट में जाके इन्होंने स्टैंड लिया है, जिसके चलते आज वहाँ पे उनका ग्राफ रेट भी अमेरिका में कम होते जा रहा है। और ऑब्वियस है, जैसा आप बता रही हैं कि उनके नाक की लड़ाई है, क्योंकि देखिए अमेरिका, हम नो डाउट हम इस चीज को मानते हैं कि आज के डेट में अमेरिका विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और टेक्नोलॉजी के रूप से, लेकिन जिस तरीके से ईरान वहाँ पे फाइट कर रहा है, और जैसा आपने बताया कि उनके लीडर ऑफ जो हेड ऑफ द लीडर थे खामेनेई, उनको एलिमिनेट होने के बावजूद भी ये युद्ध इतने समय तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान के लीडर ऑफ जो सुप्रीमो थे उनको हटाने के बाद वहाँ ईरान में जो एक कन्फ्लिक्ट था वो सारे लोग यूनाइट हो गए, और जिसके चलते वो ग्राउंड लेवल पे अपने नेशनल सॉवरेनिटी के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए जिस तरीके से वो लोग फाइट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आज अमेरिका और खास करके जो अमेरिका के जो रिलेटेड जो भी उसके बेसिस थे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लें तो अमेरिका तक ईरान नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसके जो बेसिकली जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, उनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके चलते अगर आप देख लीजिए आर्थिक रूप से भी तो अमेरिका का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उसमें ईरान ने एक तरीके से बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल एक ऑक्सीजन की तरह है, और वहाँ पे पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे विश्व के खास करके यूरोपियन देशों से, नाटो से सबसे अपील किया कि आप उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने सैनिक और युद्धपोत को भेजें, लेकिन शुरुआत में कोई भी देश खड़ा होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि इन सबके साथ ट्रंप ने जिस तरीके से बिहेव किया, वो कहीं ना कहीं सब लोग इस चीज का एक आज के डेट में एक ट्रंप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप देख लीजिए तो रसिया और चाइना जिस तरीके से इंटरनली और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से अभी वो अमेरिका को उलझते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल इसमें काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये युद्ध और लंबा चलेगा, और जब तक इसमें कोई मीडिएट नहीं करेगा, जब तक कोई आगे नहीं आएगा, तब तक शायद मुझे लगता है कि ये शांति व्यवस्था खास करके मिडिल ईस्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो ईरान के सिविल सोसाइटी पे किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वहाँ पे इंटरनल कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहा है, सब लोग अपने नेशन को सेव करने के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं हर लेवल पे। और अमेरिका ने जिस तरीके से शुरुआती अटैक किए, जिस तरीके से मिसाइल्स और जो उनके टारगेटेड जिस तरीके से लीडर्स के किलिंग की, उसके बावजूद भी अगर ईरान युद्ध में खड़ा होते हुए दिख रहा है, तो ये दिखाता है कि वहाँ के लोग एक तरीके से यूनाइट हो चुके हैं, और खास करके जो IRGC है वो इसमें एक तरीके से अमेरिका को कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रहा है। जी मनोज जी, अगर बात इसके इफेक्ट की करें तो अमेरिका में 75 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार हर दिन नुकसान में है, महंगाई चरम पर है। अमेरिका में ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो लोग विरोध कर रहे हैं ट्रंप का। क्या लगता है आपको, ये जंग छेड़कर ट्रंप कहीं ना कहीं फंस गए हैं, अब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैश्विक राजनीति में किसी भी व्यक्ति का जो डिसीजन होता है वो किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, और उसका अमेरिका जैसे देश का जब डिसीजन
इस तरीके के चीज़ों पे अगर अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए लेते हैं तो ऑब्वियस है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला देश झुकने को तैयार नहीं है और किसी भी अगर आप देख लीजिए जो उनका जो बार्गेनिंग टेबल है उस पर भी आने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब दोनों तरफ से डेडलॉक बना हुआ है और जिस तरीके से वहाँ के जो सुप्रीमो लीडर को जो एक ऑब्वियस था कि खamenei एक लीडर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे और मुस्लिम जगत में उनको जिस तरीके से एक सपोर्ट्स मिलते थे, जिस तरीके का उनका अप्रोचेस था, नो डाउट इसमें हम ये भी इस चीज़ को मान सकते हैं कि ईरान ने जिस प्रकार से प्रॉक्सी तैयार किया था इजराइल के खिलाफ और खास करके गल्फ देशों के खिलाफ, उसको इन लोगों ने डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आज वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो ईरान के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सॉवरेनिटी और अपने लीडर ऑफ सुप्रीमो के लिए वो जो फाइट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहा है। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था ऑब्वियस है कि हम सब इस ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड के हर देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे से है और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाला अमेरिका ही था जिसने पूरे विश्व के सामने ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरे विश्व के देशों को जोड़ा और उसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, सो बेसिकली इट इज द टूल्स टू हाउ टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आज जिस तरीके से युद्ध के कारण हर देश एक दूसरे पे एक तरीके से अनट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ रहा है और एक दूसरे के ऊपर जो सैंक्शन लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। और ये इसको मैं इसमें भी जोड़ के देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं पिछले 3 साल लगभग 4 साल होने जा रहा है ईरान रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस और उस रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका की जो भूमिका रही है, हमें पूरा विश्व जानता है किस प्रकार से उसने यूक्रेन को मदद किया, चाहे बाइडेन का समय रहा हो या इवन ट्रंप का भी जिस तरीके से उसके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो आज रसिया और चाइना को मौका मिल गया है कि अमेरिका को किस तरीके से सबोटाइज किया जाए, किस तरीके से उसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसके इमेज को मिलाइन किया जाए। और उसमें मुझे लगता है कि रसिया और चाइना भी बढ़ चढ़ के ईरान के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं, इंटरनली मदद भी कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली उस तरीके से कोई चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, लड़ तो वहीं के लोग रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि आज ईरान को अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके से वहाँ पे जो इन लोगों ने पिछले 4 हफ्तों में जो डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरीके उसके बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उस पर अटैक किया है, उसके बावजूद भी अगर वो युद्ध में बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे आंतरिक सपोर्ट मिल रहा है। जी।